इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, दो बुक हैं आपके पास जी, दूसरी बुक स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, पहला चैप्टर। एग्जाम में लगभग 4 मार्क्स की वेटेज आती है इसकी, लेकिन इस बार टर्म 1 टर्म 2 के कॉन्सेप्ट की वजह से वेटेज बढ़ती है या कम होती है बाद में पता लगेगा हमको। लास्ट ईयर तक वेटेज इसकी 4 नंबर की है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जी, थ्योरेटिकल टॉपिक है ये बार। इकोनॉमिक्स क्या है, उसमें कुछ टर्म्स यूज होंगे बार बार, उसके बारे में समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। पढ़ते हैं जी पहला फर्स्ट सेंटेंस पढ़ रहे हैं जी। पेन वगैरह रेडी रखें, कोई भी वर्ड का मीनिंग समझाया बताया आप मैक्सिमम नोटिंग कर सकते हैं। नोटिंग करें मैक्सिमम। पढ़े नहीं। फर्स्ट लाइन में लिखता है माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। देखो माइक्रो वर्ड का मीनिंग है छोटा, 12th क्लास में माइक्रो, 11th क्लास में माइक्रो। इंडिविजुअल लेवल पर हम कुछ सीखे इकोनॉमिक्स के बारे में। एग्जांपल दिया हुआ है, डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, प्रोडक्शन ऑफ अ फर्म एटसेट्रा। एक पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में सीखेंगे जी, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स मीनिंग बताया हुआ है इसका, डिटेल में चर्चा नहीं है 11th के कोर्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, जैसे पूरे कंट्री की डिमांड कितनी है, एग्रीगेट इकट्ठी करके डिमांड, नेशनल इनकम, कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है एटसेट्रा। तो समझ आगे जी अच्छे से फर्क। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है जी, सिंगुलर, एक सिंगल पर्सन की हम बात कर रहे हैं, सिंगुलर कंपनी की बात कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है जी, पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं। ये दोनों फर्क है, माइक्रो 11th के कोर्स में है, मैक्रो 12th के कोर्स में। आगे एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम दैट हेल्प्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड enables people to earn their living। गुड्स की सर प्रोडक्शन हो रही है, गुड्स की सर्विसेज दी जा रही हैं ताकि लोग एक अपनी जीविका निभा सके, अर्न कर सकें। जो भी चीज़ गुड्स बनते हैं वो आगे के लिए कंजम्पशन बन जाता है, जो कंज्यूम कर रहा है वो कोई और प्रोडक्ट भी बना रहा है। मतलब मैं बस में ट्रेवल कर रहा हूँ तो बस वाला मुझे सर्विस दे रहा है, वो अर्न कर रहा है। मैं बस से अगर ऑफिस जा रहा हूँ तो ऑफिस जा करके अर्न कर रहा हूँ सैलरी, तो मैं अर्न कर रहा हूँ, एम्प्लॉयड एक्सपेंस हो रहा है। वो मुझे एक्सपेंस पे कर रहा है, सैलरी पे कर रहा है, तो वो आगे गुड्स बेच करके वो अर्न कर रहा है। ऐसे लिविंग की चैन बनी हुई है। Economic problem is the problem of making the choice of the use of scarce resources for satisfying unlimited human wants। ये डिस्कस किया था जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टैट्स में भी। बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम यही है, इकोनॉमिक्स में जो हमें समस्या समझनी है वो ये समझ रही है कि हमारे पास जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है और जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। तो हमें सिलेक्शन करना है बेस्ट से बेस्ट। मेकिंग चॉइस ऑफ द यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं, जो पैसा लगाने के लिए हमारे पास फंड्स हैं, वो स्कैर्स है, लिमिटेड है, और जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं, कारण बताए हुए हैं जिसके। पहला है जी अनलिमिटेड वांट्स, तो वांट्स बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा स्कैर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज बहुत कम हैं। तीसरा है कि ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, अलग अलग यूजेस हैं। समझ लीजिए कि 10th क्लास तक सर हमें, जैसे हम क्लास 1 से दूसरी क्लास, दूसरी से तीसरी क्लास में आते जा रहे हैं 10th क्लास तक, तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, सब्जेक्ट्स का ऑप्शन नहीं है, स्ट्रीम का। 11th क्लास में तो हमारे पास ऑल्टरनेट हो गए, तो हमारे पास छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। जैसे कि बच्चे 10th क्लास के पेपर देता है, उसी टाइम वो रिलेटिव से, नेबर से, सीनियर से कंसल्ट करने लग जाता है कि मैं सर कौन सी स्ट्रीम लूँ, आप सजेस्ट करो। तो प्रॉब्लम क्रिएट का एक रीज़न ये भी है कि वहाँ पर चॉइसेस हैं हमारे पास। अगर चॉइसेस ही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम तो भी नहीं होगी, पता ही नहीं। जैसे डेट शीट में कई बार बच्चे कहते हैं सर डेट शीट ऐसी बनी है, सर इस पेपर में तो टाइम ही नहीं दिया, इस पेपर ज़्यादा टाइम दे दिया। मैं कहूँगा यहाँ पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इस पर डिस्कशन बेकार है। डेट शीट चाहे कैसी बनी है, उस पर डिस्कशन बेकार है, अपने हाथ में नहीं। डिस्कशन उस पर सही है, एडवाइस देना उस पर सही, यहाँ पर हमारे पास कोई चॉइस है, कोई ऑप्शन है। इकोनॉमिक्स में हमारे पास चॉइस,
हमारे पास पैसा है, अब मेरे पास 50,000 रुपये सैलरी मिल गई मेरे को, अब मैं उससे टूर पे चला जाऊँ, मैं उससे बाइक परचेज कर लूँ, मैं उससे फ़ोन परचेज कर लूँ, मैं उसे घर के हाउस होल्ड में लगाऊँ या मैं उसको इन्वेस्ट करूँ फ्यूचर में, ये मेरे ऑल्टरनेटिव यूजेज। तो वही प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि कहाँ कितना पैसा लगाएं, कहाँ कितना पैसा बचाएं। आगे लिखा हुआ है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं जी? पहला इसमें लिखा हुआ है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मेरे पास फंड्स हैं उसे कैसे कैसे लगाएं। पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, मैं अगर फैक्ट्री खोल रहा हूँ तो मैं क्या चीज़ बनाऊँ, पहला सवाल। दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक। देखिए टेक्निक क्या होती है, एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, मतलब मैं लेबर ज़्यादा लगाता हूँ मशीन कम लगाता हूँ, उससे फ़ायदा क्या होगा, मान लीजिए मेरे पास पैसे कम तो मैं मशीन कम से कम खरीदना चाहूँगा, ज़्यादा मशीन खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है। अब देखो कुछ ऐसी मशीन आती है, वो देखो एक मशीन आएगी जो बहुत महंगी मशीन होगी, उसमें देखिए सपोज 2 लेबर को काम करना है बस, बाकी सारा मशीन काम ऑटोमेटिक कर लेगी। दूसरी मशीन है तो सस्ती मशीन, लेकिन वो ऑटोमेटिक नहीं, उसमें काफ़ी ज़्यादा लेबर का भी रोल रहता है, तो उसमें 2 की जगह 4 लेबर लगेंगे या 6 लेबर लगेंगे। ठीक, अब मुझे कैलकुलेशन ये लगानी है कि यार मैं 2 लाख वाली मशीन लूँ या 10 लाख वाली मशीन लूँ। 2 लाख वाली मशीन लेता हूँ तो मेरा मंथली खर्चा बैठेगा तो इसका ज़्यादा, अगर मैं 10 लाख वाली मशीन लूँ ऑटोमेटिक वाली तो मेरा मंथली खर्चा कम हो जाएगा हमको इसका। तो मैं देखूँ इस एरिया में लेबर रेट क्या चल रहा है, लेबर सस्ता मिल रहा है या लेबर महंगा मिल रहा है। मान लो लेबर सस्ता मिल रहा है, लेकिन ये देखना इजीली अवेलेबल है कि नहीं। इजीली अवेलेबल है भी तो मुझे ये देखनी है कि एक्यूरेसी कितनी है लेबर की। कोई ऑटोमेटिक मशीन शायद ज़्यादा एक्यूरेट सामान बनाएगी, गुड्स बनाएगी, मेरे लेबर शायद इतना एक्यूरेट ना बना, उसमें भूल होती रहे। फॉर एग्जाम्पल शर्ट की जो स्टिचिंग का काम लेबर से करवा रहा हूँ तो मैं डाउट लग रहा है कि कभी उन्होंने स्टिचिंग ऊपर कर दी कभी नीचे कर दी, परफेक्ट नहीं बनी, सामान वापस आ रहा, रिटर्न आ रही है। मशीन से बना तो शायद बिल्कुल फर्स्ट क्लास बन रही है, कभी नहीं आ रही उसके अंदर, ये भी हो सकता है। लेबर की एक टाइम के बाद सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, तो ये थोड़ा है मैंने सैलरी आज 5,000 रुपये सैलरी पर कोई रखा है वर्कर, तो आफ्टर 10 ईयर्स उसकी 5,000 रुपये सैलरी रहेगी, 5,000 रुपये सैलरी रहेगी, ऐसा नहीं, सैलरी उसकी बढ़ानी पड़ेगी आगे जाकर, क्योंकि मशीन में थोड़ा पैसे एक्स्ट्रा देने मशीन में। लेकिन ये भी दिमाग लगाना कि अगर महंगी मशीन ले रहा हूँ तो उसकी मेंटेनेंस भी महंगी होगी, कोई रिपेयरिंग हुई तो इंजीनियर आएगा, नॉर्मल किसी मैकेनिक से रिपेयर नहीं होगी, उसकी एएमसी करानी पड़ेगी। एएमसी क्या होता है जी, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। काफ़ी लोग जो है वो घर पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी करवाते हैं, फॉर एग्जांपल ये AC 60,000 रुपये का ले लिया, अब उसके बाद लग रहा है कि कभी कोई खराबी कभी 2,000 कभी 5,000 खर्च हो रहे हैं, तो जिससे मैंने एएमसी ली उसी से फिक्स कर लिया। फॉर एग्जांपल वो 5% पैसा लेता है तो 60,000 का 5% 3,000 रुपये हो गए। मैं उनसे बोल दिया भाई साल के 3,000 रुपये तो फिक्स दूंगा मैं, कोई भी खराबी आए, कोई भी पार्ट डले, कुछ भी डले, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, तुम आके इसको ठीक कर लो, पूरा खर्चा तुम्हारा होता है, पूरे साल में तुम्हें एक बार भी कॉल ना करूँगा, लेकिन तुम्हें फ्री मिल गया। होता है इसमें 6,000 का पार्ट डल जाए तुम्हें लॉस हो गया, मतलब हम हेडेक फ्री हो जाते हैं एएमसी करा कर। एएमसी के भी ये फायदा होता है। तो एएमसी में क्या होता है, जितनी महंगी मशीन उतनी महंगी एएमसी, क्योंकि वो कॉस्ट की परसेंटेज चूज करते हैं। ऐसे इंश्योरेंस भी होता है, स्कूटी बाइक वगैरह किसी के पास हो घर में तो होती है सबके, तो आइडिया होता है इसके अंदर इंश्योरेंस का खर्चा आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल लगभग 3,000 रुपये साल का जाता है स्कूटर का, बाइक का 3,000 रुपये साल के मैंने इंश्योरेंस के दे दी, पूरे साल कोई क्लेम ही नहीं आया, टूट हुई नहीं, एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, उसका पैसे में कोई क्लेम आया नहीं, तभी 3,000 रुपये चले गए, वो वापस नहीं मिलेंगे। और मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया बाइक का और बाइक टूट गई, उसको रिपेयर कराने में 20,000 खर्च हो गया, इंश्योरेंस कंपनी को 20,000 देने पड़ गए, मैंने 3 दिए थे, मुझे 20 का फायदा मिल गया, तो इंश्योरेंस कंपनी को प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो मेरा पॉइंट क्या है जो हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि मैं हाउ टू प्रोड्यूस, जो गुड्स बनाऊँ वो कैसे बनाऊँ, ज़्यादा लेबर से या महंगी मशीन से, क्या क्या फैक्टर्स दिमाग में हमने कंसिडर करे कि भाई कैपिटल कितनी है लगाने की। अच्छी कैपिटल है तो कहीं ना कहीं मैं फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लूँगा, लेबर की हेडेक कम से कम रहेगी, स्ट्राइक हो जाती है कई बार लेबर की, इस हेडेक से बचेगी कम से कम लेबर। सर मेडिक्लेम और इंश्योरेंस में क्या फर्क है? थोड़ा सा टॉपिक से बाहर है, इसको कंप्लीट करता हूँ मैं फिर डिस्कस करता हूँ। तो हमने क्या सीखा जी कि तो हमने फैक्टर देख लिया कि मैं पैसा ज़्यादा है कि नहीं लगाने के लिए, दूसरी बात है कि लेबर इजीली अवेलेबल है कि नहीं, लेबर का रेट क्या है, लेबर की एक्यूरेसी कितनी है, और अगर मैं मशीन लेटेस्ट सपोज यूएस से मैंने मशीन मंगा ली लेटेस्ट, पैसा है लगाने के लिए, लेकिन वो ख़राब हो जाए तो रिपेयरिंग करने के लिए कोई नहीं यहाँ पर, इंजीनियर नहीं, इंजीनियर बहुत कॉस्टली है। ठीक, तो हर चीज़ का जो हमें कैलकुलेशन लगानी होती है।
हाउ टू प्रोड्यूस में ये था। तीसरा पॉइंट, फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड सिलेक्शन ऑफ फाइनल यूज ऑफ फाइनल गुड्स। सिंपल सी बात है जी, समझे। क्वेश्चन तीसरा है ये, लेकिन सोच के देखो पहला क्वेश्चन है। कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले पता है क्या करते हैं, कंज्यूमर को माइंड में फिट करते हैं। कोई भी टेक्निक लेकर के आते हैं, फॉर एग्जांपल अमेज़न आया, उसको लगा कि यार भाई घर से निकल के जाना पड़ता है शॉप पर, और जो है रिटेल के रेट पर मिलता है, मतलब कोई सपोज कोई भी बिस्किट का पैकेट है, सपोज 50 रुपीज़ MRP है, तो आम शॉप पर 50 रुपीज़ का ही मिलता है। कोई 40 रुपये 48 का दे दे, वरना 50 का ही मिलता है। लेकिन जो कंपनी को कॉस्ट पड़ती है बिस्किट बनाने वाले की, उसको सपोज 25 या 30 रुपये पड़ती है। आगे डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेल, रिटेल, इन सब का मार्जिन जुड़ते जुड़ते इतनी महंगी हो जाती है। तो ऑनलाइन कंपनी वालों ने ये दिमाग में लगा आया कि अगर वो 25 रुपये का बिस्किट अगर हम सपोज 40 रुपीज़ में भी दे दें कस्टमर को, तो 50 वाला 40 में मिल रहा, कस्टमर का फायदा है। कंपनी वाले और सिर्फ ऑनलाइन जो सेल कर रही है, जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन का, अमेज़न, फ्लिपकार्ट है, कोई भी प्लेटफॉर्म, वो अपने को 20% का 10% का मार्जिन दे रहे। मतलब सपोज एग्जाम्पल उसी पर आ रहा, तो 25 रुपये का बिस्किट कंपनी वाले पहले होलसेलर को 30 में बेच रहे थे, अब ऑनलाइन वालों को 35 में बेच रहे हैं, ऑनलाइन वाले 35 का 40 में बेच रहे हैं। मतलब दोनों ही अर्न कर रहे हैं, तो सभी को फायदा हो रहा है। फायदा कैसे हो रहा है कि हमने ना मीडियोकर्स को हटा दिया, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेल को हटा दिया, और सीधा डायरेक्ट सेलिंग हो रही, एक तरह से डायरेक्ट सेलिंग हो रही। तो ये तो हम पता है क्या, मतलब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम गुड्स बना किसके लिए रहे हैं, टाइप ऑफ कस्टमर, उनकी कस्टमर्स की नीड क्या है, कोई ऐसी नीड, कोई ऐसी जो रिक्वायरमेंट हमें लग रही है कस्टमर की पूरी नहीं हो पा रही है। तो फॉर एग्जांपल कैब का ही हो गया सिस्टम, कोई कैब की कंपनी बनाने वाले ने क्या मान लगाया कि यार कार परचेज करना हर एक पर्सन में अफोर्डेबल नहीं है, और लेकिन कार का कंफर्ट हर पर्सन चाहता है, और कहीं के पास पैसे हैं लगा खरीदने के लिए, लेकिन अरेंजमेंट नहीं है उसको रखने का, पार्किंग की फैसिलिटी नहीं, कई लोग इस वजह से नहीं ले पाते, फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा सिस्टम, कोई ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कंट्री के लिए, पब्लिक के लिए, कि वो कार के मतलब मज़े भी ले सकें, वो कार खरीदनी भी ना पड़े इतनी महंगी। जो कैब के ड्राइवर हैं, जो टैक्सी वाले हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक 3 या 4 कस्टमर मिलते थे उनको, और महंगा फीस चार्ज करते थे, फेयर महंगा था उनका, क्योंकि 3-4 कस्टमर में खर्चा भी निकालना है, अपना कमाई भी करनी है कुछ ना कुछ। अब कौन सा क्या हो गया कि लगभग आधे रेट में टैक्सी प्रोवाइड करा रहे हैं वो दुकानदार, ग्राहक, आम जनता को लगभग आधे रेट में कैब की फैसिलिटी मिल रही है। ऑटो सस्ता पड़ता है कैब, आप कोई ऑटो करो मान लीजिए कहीं से कहीं तक, वो तो ऑटो वाला 200 रुपये लेता है, और अब कैब बुक करोगे तो शायद 150 में हो जाएगी, इतना डिफरेंस है। तो वही कैब वाला पहले 250-300 रुपये लेता है, सर कैब आधे रेट में दे रहा है, तब भी इसको फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले उसको दिन के 4 कस्टमर मिलते थे, अब उसको दिन के 40 कस्टमर मिलते हैं। वो पहले डबल रेट ले रहा था, अब आधे रेट में भी वो ज़्यादा अर्न कर रहा है। तो कॉन्सेप्ट यही निकाला हुआ है कि किसके लिए हम सामान बना रहे हैं, कौन कस्टमर कौन है हमारा, उसकी नीड क्या है, उसके हिसाब से हम अपना प्रोडक्ट सोचें कि क्या बनाना। तो तीसरा पॉइंट ये था कि फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए हम बना रहे हैं। फिर हो गई जी बात। चलिए डाउट आया सर मेडिक्लेम और इंश्योरेंस में, है ना, चैप्टर से बाहर है जी। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू काफी अच्छा काम आएगा जी आपको। इंश्योरेंस की सर मेजर 2 कैटेगरी करी गई है, एक का नाम है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरे का नाम है जनरल इंश्योरेंस। मतलब कोई पूछे कि सर इंश्योरेंस कितने टाइप के होते हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस एक और जनरल इंश्योरेंस दूसरा। हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर बता रहा हूँ, सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहा हूँ। लाइफ इंश्योरेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक एंडाउमेंट प्लान और एक टर्म प्लान। और लाइफ के अलावा जितने भी इंश्योरेंस होते हैं वो जनरल इंश्योरेंस के अंदर आते हैं। इसी के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस आता है,
इसी के अंदर टू व्हीलर इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, अगर हमारा पानी के जहाज से सामान जा रहा है तो उसका इंश्योरेंस, टेम्पो से सामान जा रहा है तो उसका इंश्योरेंस, बाकी सारे इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस के अंदर आता है। ठीक है। टर्म प्लान में एक फिक्स्ड अमाउंट हम पे करते हैं और पैसा सिर्फ डेथ पे मिलता है। एंडोमेंट प्लान में एक फिक्स अमाउंट हम पे करते हैं और पैसा मिलता है मैच्योरिटी और डेथ विच एवर इज अर्लियर। मतलब सर जैसे डिस्कलेट पर आता हूँ, मैं एंडोमेंट प्लान पर आता हूँ। तो एंडोमेंट प्लान ऐसा होता है जिसमें ना मैं अमाउंट देता रहता हूँ, इकट्ठा करता रहता हूँ। जैसे मैंने इंश्योरेंस करा रखा है अपना 81 लाख का, उसमें मैं 1,40,000 पर एनम साल का इतना देता हूँ। 1,40,000 साल का मैं जमा करता हूँ। उसके अंदर 16 ईयर्स तक मुझे जमा करना है। उसके बाद पैसा बढ़ करके और मुझे इतना पैसा मिलेगा, 81 लाख रुपीज़ मिलेगा। ठीक। अगर उससे पहले मेरी डेथ हो जाती है तो तुरंत इतना पैसा मिल जाएगा। सब वो 3 साल बाद आते हैं, 3 साल बाद ही पैसा मिल जाएगा। समझ आ रही है बात? ये तो होता है एंडोमेंट प्लान। टर्म प्लान में क्या होता है? टर्म प्लान करा रखा है मैंने 2,000 रुपये महीने का, वो 2 करोड़ रुपए का। इससे पैसा वापस नहीं मिलेगा। मैं 2,000 रुपये महीना में देता रहूँगा जिंदगी भर। जब डेथ हो जाए तब 2 करोड़ रुपये मिलेंगे फैमिली को, चाहे 2 साल बाद, चाहे 20 साल बाद, चाहे 50 साल बाद। इसे टर्म प्लान है। ठीक। एडवाइस अगर ली जाए तो एडवाइजेबल ये होता है, क्योंकि इसमें अमाउंट बहुत, देखो पता है इसमें क्या होता है, इसमें लोगों को ये क्या लगता है कि यार पैसा तो इसमें दिए जा रहे हैं, डेथ पे ही मिलेगा, इसमें पैसा मिल तो जाएगा कुछ साल बाद। ये जो मेरी पॉलिसी है ये वाली, ये 25 साल की पॉलिसी है। तो आफ्टर 25 ईयर्स पैसा मुझे मिल जाएगा ना, उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ जो मर्जी करूँ। इसमें पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट के बाद ही मिलेगा। अगर वाला ये नेगेटिव पॉइंट दिखता है इसके अंदर, लेकिन अमाउंट का देखो कितना फर्क है। 1,40,000 रुपये साल का, लगभग 12,000 रुपये के आसपास का हो गया महीने का। 12,000 रुपये महीना देके 80 लाख, 2,000 रुपये महीना देके 2 करोड़। इसमें अमाउंट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बस ये कि डेथ पे मिलेगा। तो सर जैसे कोई 60-67 का हुआ ये वाला है तो सर उसका तो फायदा ही होगा। जो 60 या 60 से ऊपर पैसा उसका तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मान लीजिए एक सर है, उनकी एज 60 ईयर्स है और उन्होंने ये वाला प्लान ले लिया, तो सर वो तो कुछ साल ही पे करेंगे, उन्हें इतना मोटा अमाउंट मिल जाएगा, उनका बड़ा फायदा हो गया। जैसे ना जो अमाउंट जो मैंने बताया 2,000, वो मेरी एज के अकॉर्डिंग बताया है। अगर कोई 40 साल की एज का पर्सन लेगा तो उसका अमाउंट ज़्यादा होगा, कोई 60 ईयर्स की एज का लेगा तो उसका अमाउंट ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल उसका शायद 10,000 या 20,000 रुपये महीना होगा, या उससे भी ज़्यादा होगा। मतलब ये एज पे डिपेंड करता है, तो प्रीमियम का अमाउंट है इसमें भी और इसमें भी। जो भी इंश्योरेंस कराते हैं वो एज के अकॉर्डिंग होता है। तो जैसे कार का इंश्योरेंस ही ले लो, भाई मान लीजिए मेरे पास जो है मारुति की कोई 4-5 लाख की कार है, तो उसका इंश्योरेंस कम जाएगा। BMW उसका इंश्योरेंस ज़्यादा जाएगा, है ना? ऐसे एज के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हो गई जी बात? अच्छा जी। हेल्थ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि फिक्स अमाउंट मैं पे करता हूँ, और उसके इसमें क्या होता है कि हर साल पे कर रहा हूँ। सपोज जैसे मैंने अपना इंश्योरेंस ले रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस HDFC अर्गो से 15,000 पर एनम जाते हैं, और इसमें 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है मेरी पूरी फैमिली को, मुझे, मेरी वाइफ को, मेरी बेटी को। तो 15,000 रुपये मैं साल का दे रहा हूँ। और उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर अगर कभी भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ जाता है किसी वजह से, और वहाँ पर कितना भी खर्चा आ जाए, अप टू 5 लाख वो कंपनी देगी। अगर पूरे साल में कुछ भी नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं मिलेगा, 15,000 रुपये पे। ऐसे हर साल पे करते हैं। ये भी एज के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। ऑब्वियसली जिसकी एज 60 प्लस है वो शायद बार बार हॉस्पिटल जाएगा, उसका खर्चा बार बार आएगा, कंपनी को भी पता है, तो वो प्रीमियम एक्स्ट्रा चार्ज करेगी। जैसे मेरी डैडी का 50,000 जाता है, तो मतलब उस अकॉर्डिंग ज़्यादा खर्चा हो जाता है। मेडिक्लेम किसे कहते हैं? हेल्थ इंश्योरेंस को। फिर उसके बाद ये सिंपल इंश्योरेंस। ओके डाउट? सर ये एक ही बार क्लेम होता है या बार बार हो सकता है क्लेम मेडिक्लेम? जैसे 5 लाख का इंश्योरेंस है तो 5 लाख रुपये क्लेम कर सकते हो आप।
मर्जी में एडमिट हो गया, 2 लाख रुपये खर्चा आ गया, 2 लाख कंपनी वाले दे देंगे। 6 महीने बाद फिर एडमिट हो गया, 1 लाख का खर्चा आ गया, 1 लाख कंपनी वाले दे देंगे। अप टू 5 लाख देंगे पर एनम। नेक्स्ट ईयर फिर दूंगा 15,000 में, फिर साल के लिए कवर हो जाएगा। मैंने नहीं दिया तो नहीं कवर करेंगे, दूंगा तो कवर करेंगे वरना नहीं। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नोट करना चाहो कर लीजिए, ध्यान रहेगा, है ना, कॉपी वगैरह। चलिए नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ गिवन रिसोर्स कैन बी डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट यूज टू विच दैट रिसोर्स कुड बी पुट। समझिए इस चीज को। नेक्स्ट बेस्ट alternative for road. Interest on own capital, rent of own premises, salary of proprietor। देखिए सर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग क्या है? कॉस्ट का मतलब नुकसान हो गया, लागत हो गई, हमारा इतना खर्चा हो गया, ऐसा समझ। कॉस्ट का मतलब एक्सपेंस। अपॉर्चुनिटी मतलब हमारे पास एक ऑप्शन था, एक हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी जिसको हम यूज कर सकते थे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है कि अगर मैं, ध्यान सुनना, अगर मैं स्टेप प्लान 1 को छोड़ करके प्लान 2 पर जा रहा हूँ तो मेरा एक नुकसान हो रहा है जो मैं प्लान 1 में अर्न कर सकता हूँ। मैंने 3 एग्जांपल लिखे हैं। एक प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट से लिंक कर सकते हैं, आपको समझने में आसानी रहेगी। अपनी बात लेता हूँ सर, मैं प्रोप्राइटरशिप चला रहा हूँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट सी या शीजेंस एडवोकेट इंस्टीट्यूट के नाम से प्रोप्राइटरशिप है। तो मेरे अफसर मेरी एक जगह है, मेरी खुद की है। पहले मैंने किसी से लोन नहीं लिया हुआ, जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है, चाहे एसी की हो चाहे फर्नीचर की हो, वो मेरी खुद की है। किसी को इंटरेस्ट नहीं देना, जगह खुद की है, रेंट नहीं देना, खुद ही मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी को सैलरी नहीं देनी। तो मेरे तो कॉस्ट कुछ आई नहीं, लेकिन मेरी 3 कॉस्ट आ रही। क्या देखो सर, सपोज मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करें टोटल। कई बिल्डिंग को बनाने में पैसा भी खर्च हुआ, फर्नीचर खर्च हुआ, वगैरह वगैरह, और बड़ा लेते हैं 20 लाख रुपए खर्च किए मैंने बिजनेस के अंदर, इन्वेस्ट करा। अगर मैं प्रोप्राइटरशिप ना ओपन करता, मैं कहीं जॉब कर रहा होता, तो 20 लाख रुपए को मैं इंटरेस्ट पे चढ़ाता, वहाँ से इंटरेस्ट आता मेरे को, मान लेते हैं लगभग 10% का इंटरेस्ट आ जाता। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करने से मुझे 2 लाख रुपए साल का नुकसान हो रहा। समझ पा रहे इस चीज को? मुझे इंटरेस्ट किसी को देना नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसको कैलकुलेशन में लगा रहा हूँ। दूसरा सर, अगर मैं यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चला रहा होता, 3 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, ये वाला फ्लोर, ऊपर वाला फ्लोर पे 3 फ्लोर जो कोचिंग के लिए मैंने अवेलेबल करा रखे हैं, अगर मैं कोचिंग ना चला रहा होता यहाँ पर, तो किसी को रेंट पर दे सकता था, वहाँ से रेंट मिल सकता था। 10,000 का महीना भी रेंट लगाओ तो साल का लगभग 1,20,000 रुपये, मैं 1 लाख रुपये लगा देता हूँ राउंड फिगर। सैलरी ऑफ द प्रोप्राइटर, सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अगर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चला रहा होता, शायद कहीं जॉब कर रहा होता, मिनिमम से मिनिमम लगाऊं तो 50,000 रुपये सैलरी मुझे मिल रही होती, साल की होगी 6 लाख। मौलाक मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब सुनो ध्यान से, अगर सपोज मैं सारी कैलकुलेशन ना करूं, ये जरूरी क्यों है मैं समझा रहा हूं आपको। तो मैंने अपनी कोचिंग की अर्निंग लगाई, सपोज टोटल फीस मेरे पास आई है 10 लाख, तो टोटल मेरे जो एक्सपेंसेस हुए हैं नोट्स के या बाकी सारे एक्सपेंसेस
वो हुए हैं 4 लाख, ये 6 लाख का प्रॉफिट। सुनो ध्यान से, अगर मैं कैलकुलेशन नहीं करता सपोज, तो मैं क्या सोचूं कि 10 लाख रुपए फीस आ रही है, 4 लाख रुपए खर्च हो गए, नोट्स के इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह वगैरह, तो 6 लाख का प्रॉफिट है। मैं तो 6 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मैं तो बढ़िया कमा रहा हूँ। सोच के तो क्या मैं कमा रहा हूँ। अगर मैं अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कैलकुलेट करूं तो मैं 3 लाख के लॉस में हूं, माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट रन नहीं करूंगा तो भी 9 लाख तो कमा ही लूंगा। सोच के देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की कैलकुलेशन क्यों जरूरी है। अगर मैं इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूं तो 6 लाख कमा रहा हूं, इंस्टीट्यूट रन नहीं कर रहा होता तो 9 लाख कमाता, तो इंस्टीट्यूट रन करके तो 3 लाख का नुकसान हो रहा है मेरा। समझ रहे बात को? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की ये एक एडवांटेज है। एग्जाम्पल दूसरा लेता हूँ, इसको 20 लाख चाहिए तो 16 लाख का प्रॉफिट हो रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, 9 लाख में वैसे भी अर्न कर लेता। अब जाके रियल प्रॉफिट आया सर नहीं। अगर सपोज ये मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट की पोजीशन है, 20 लाख की सारी है, 4 लाख के खर्चे, 16 लाख बच रहा है, 9 लाख तो वैसे भी कमा लेता, लेकिन 7 लाख एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ। अब बेनिफिट है कोचिंग प्लान में, समझ पा रहे हो इस बात को? तो डिसीजन मेकिंग में बड़ी हेल्प करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको देखकर ही हम कंपेयर कर सकते हैं कि हम जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन में हैं उसे कंटिन्यू करें या बिजनेस बंद कर दें। कॉस्टिंग में पॉइंट आता है शट डाउन पॉइंट, जो बोलते हैं शट डाउन पॉइंट। से क्या कहते हैं, उसको बेसिकली हम अभी जो प्रॉफिट है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से कंपेयर करते हैं और फिर ये कंक्लूजन निकालते हैं कि शट डाउन करते हैं, मतलब बंद करते हैं कंपनी या कंटिन्यूटी, उसमें से कैलकुलेशन लगाई जाती है। समझ पा रहे हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर व्हाट। ये नेक्स्ट बेस्ट भी क्यों बोला हुआ, ध्यान से देखना। कि सर मान लीजिए मैं ये इंटरेस्ट 10% पे मैं किसी को लोन देता, मैं इंटरेस्ट मिलता, मान लीजिए 10% की बजाय मैं किसी को एफडी कर देता बैंक में, तो इंटरेस्ट मिलता 6% का, 1,20,000। सो रेंट में किसी ऐसी जगह दे देता जहाँ पर रेंट सिर्फ 60,000 रुपये मिलता है। सर जॉब में किसी ऐसी जगह में करता जहाँ पर सैलरी कम मिलती, $4.8 लाख। देखो पता क्या होता है, हमारे पास ऑल्टरनेटिव एक नहीं होते, कई सारे होते हैं। ये बात समझते हो? सर रेंट पर जरूरी नहीं है, मैं किसी को गोदाम के लिए जगह दे सकता हूँ, मैं किसी को दुकान चलाने के लिए जगह दे सकता हूँ, मैं किसी को शोरूम के लिए जगह दे सकता हूँ, मैं किसी को रहने के लिए जगह दे सकता हूँ। बहुत सारे ऑप्शन हैं। सर ओन में एफडी कर सकता हूँ, मैं गोल्ड खरीद सकता हूँ, मैं किसी शेयर खरीद सकता हूँ, किसी को इंटरेस्ट पे दे सकता हूँ, फ्रेंड को। सैलरी सर मैं हो सकता है मैं कोचिंग की बजाय कोई और बिजनेस कर सकता हूँ, ट्रेडिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक, तो ऑल्टरनेटिव बहुत सारे हैं। जब मैं कंपेयर करूं अपने एग्जिस्टिंग प्रॉफिट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से, तो मैं ऑल्टरनेटिव्स में से जो सबसे बेस्ट वाला होगा उसको चूज करके उसे कंपेयर करना। बात पॉइंट ये, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे काम करने के, उनमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन था उसको कंपेयर करूं मैं अभी जो करंट मैंने चूज कर रखा उस ऑप्शन से, तब मैं सही कंपैरिजन कर पाऊंगा। तो जो मैं काम कर रहा हूं उससे नेक्स्ट जो बेस्ट था, जो सबसे बेस्ट था, वो अल्टरनेटिव जो मैंने छोड़ा छोड़ दिया, भूल गया उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। उसी से कंपेयर किया जाता है करंट प्रॉफिट को, ताकि हम आगे का डिसीजन ले पाएं कि कंटिन्यू करना है नहीं करना। ठीक है जी, नोटिंग करें थोड़ी बहुत और डाउट हो तो पूछें। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे कोचिंग में हमने जैसे मान लो हमने कोचिंग बंद कर दी, उसके बाद सर हमें लगे कि हमारा ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था, तो वर्षा कोई दोबारा से खोलना है।
यहाँ समझेंगे। सर एक फैक्ट्री है, उसके अंदर लगभग 10 मशीनरी है, 20 वर्कर्स हैं, और उसी फैक्ट्री के अंदर शर्ट भी बन रही है, उस फैक्ट्री के अंदर जीन्स भी बन रही है। अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं जी, हम कौन सी चीज़ ज़्यादा बनाएं, कौन सी चीज़ कम बनाएं। माइंड में क्या चीज़ फिट रखनी है सर? सर इसका तो सिंपल आसान दिखता है सर, जिसकी डिमांड ज़्यादा हो बनाओ, कौन क्या कमी है, दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है सर? हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, मशीन ऐसी दिक्कत ये सर, हमारे पास वर्कर्स भी बेसी है, पैसा लगाने के लिए और है नहीं, जगह भी लिमिटेड है। मतलब माइंड में क्या फिट लेकर के चल रहे हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, वो हम नहीं बढ़ सकते, और हमें इन्हीं रिसोर्सेज के अंदर ही काम करना है। किसी में हो सकता है मार्जिन ज़्यादा हो, लेकिन किसी की डिमांड ज़्यादा हो। इसमें क्या होता है कि हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कॉम्बिनेशन ये है कि सर मैं 1000 शर्ट और 500 जीन्स ये बना सकता हूँ। दूसरा कॉम्बिनेशन मान लीजिए मैं शर्ट अगर कम कर देता हूँ तो जीन्स बढ़ जाएगी, शर्ट अगर मैं आधी कर देता हूँ तो जीन्स कितनी बढ़ जाएगी। ये सर एग्जैक्ट क्यों नहीं फ्लक्चुएट हो रहा, ध्यान से देखना। तो पहले वाले में आपने 1500 बनाई टोटल, 1000 शर्ट और 500 जीन्स। अगले वाले में भी इसको मैं कर देता हूँ 600, 1400 हो गई, इसमें हो गई 1600। टोटल इक्वल क्यों नहीं आ रहा है सर? जब आप टोटल 1500 बना सकते हो तो चाहे शर्ट की जगह जीन्स बना रहे हो, ऐसा टोटल इक्वल क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हर एक आइटम में टाइम अलग अलग था। फॉर एग्जांपल एक शर्ट बनाने में टोटल 15 मिनट्स लगते हैं एक वर्कर को, तो जरूरी नहीं है जीन्स में भी 15 मिनट्स ही लगे, किसी में टाइम ज़्यादा किसी में टाइम कम। लेकिन सेम बात मार्जिन में भी हो सकता है, किसी आइटम में मार्जिन ज़्यादा, किसी आइटम में मार्जिन कम। हो सकता है हमारे पास शर्ट्स के वर्कर 12 अवेलेबल हैं, जीन्स के 8, ये भी हो सकता है। तो उसमें से कुछ 4 वर्कर ऐसे हैं जो दोनों आइटम बना सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमारे पास 2 गुड्स हैं तो कौन सी ज़्यादा बनाएं, कौन सी कम बनाएं। दिस इज आल्सो इकोनॉमिक मॉडल। पता नहीं लगा पाएगा, लिखा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, पीपीएफ। पढ़ते हैं आंसर इसका। shows all possible combinations of 2 goods। सारे के सारे जितने पॉसिबल हैं, देखो हर चीज को माइंड रखते हुए कि वर्कर मेरे पास शर्ट के कितने हैं, जींस के कितने हैं, कॉमन कितने हैं, और टाइम किसमें कितना ज्यादा लगेगा, वर्कर भी लिमिटेड टाइम के लिए काम करेंगे। लेबर एक्ट के अंदर पढ़ेंगे हम ये बात, लॉ सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे कि एक वर्कर से आप 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकते लीगली। 10 बजे अगर आया है तो उसको 6 बजे आपको छुट्टी करनी पड़ेगी। कभी आपके पास काम का बर्डन ज्यादा आ जाए, मान लो टेंडर आया हुआ है, बड़ा ऑर्डर आया हुआ है, तो सर ऐसे में काम करवाने में क्या दिक्कत है? ऐसे में काम करवा सकते हो आप 4 घंटे और, लेकिन इस शर्त पर कि आपको नॉर्मल रेट से डबल पेमेंट करनी पड़ेगी। मतलब मान लीजिए मैं नॉर्मली अपने वर्कर को 50 रुपये घंटा 50 रुपीज़ पर आवर देता हूँ, तो इस ओवर टाइम वाले टाइम में मुझे उसको 100 रुपीज़ पर आवर देना पड़ेगा, क्योंकि नीड मेरी है, कंपनी की है कि मैं उसका पर्सनल टाइम में से टाइम मांग रहा हूँ। मेरे पास बड़ा ऑर्डर आया है तो उससे मैं एक्स्ट्रा टाइम अगर मांगता हूँ मुझे डबल पेमेंट करनी पड़ेगी। तो 12 आवर्स से ज़्यादा तो काम करवा ही नहीं सकते, चाहे 10 गुना पेमेंट करो एज पर लॉ। प्रैक्टिकली कुछ भी हो सकता है, कोई वर्कर है, मैं कहता हूँ भाई ओवर टाइम कर और डबल पेमेंट नहीं मिलेगी, सिंगल ही मिलेगी, करता तो करो ना छोड़ दे, इसको कर लूँगा, उसको नहीं मिल रहा काम वो करना पड़ेगा उसको, ये अलग पॉइंट है। वो सिर्फ 15-15 घंटे काम करवा रहे हैं लेबर से, फिर रात को यही सोना है। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ में रात को लेबर वही सोती है फैक्ट्री के अंदर ही। उसमें लेबर का फायदा ये होता है कि वो कहीं पर जगह रेंट पर, उसका रेंट बच गया, वो घर से फैक्ट्री से घर आता है तो उसका किराया बच गया, 2 घंटे उसके आने जाने में खराब होते, 2 घंटे वो काम कर लेगा फैक्ट्री के अंदर, उसकी इनकम बढ़ गई। उसमें वर्कर का भी फायदा होता है। बाकी टर्म्स कंडीशन पे डिपेंड है, मतलब ये जो लॉ होता है ना एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में वो बड़ी कंपनी में फॉलो किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ लीगली चलती होती है। वहाँ पता है कि हज़ारों वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनकी यूनियन होती है, उनका लीडर होता है, उनको सारे लॉ पता होते हैं, लॉ के अगेंस्ट कुछ काम करेंगे तो स्ट्राइक कर देंगे, कोई कर सकते हैं कंपनी के, कंपनी बंद भी हो सकती है।
बाकी छोटी जगहों पर रूल वगैरह ज़्यादा फॉलो नहीं किए जाते, रूल भी। खैर, तो मैं कहना चाह रहा था कि पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो क्या कॉन्सेप्ट क्या बताना चाह रहा है, वो ये बताना चाह रहा है कि हमने सारी चीज़ें, मशीन कितनी है, पैसा कितना, वगैरह कितना है, कौन कितना है, ये सब कैलकुलेशन लगा करके ना ये कॉम्बिनेशन बना दी। सपोज ये 4 कॉम्बिनेशन बने, ये 4 कॉम्बिनेशन बने हैं कि हम मैक्सिमम ये 4 यूनिट बना सकते हैं। अगर ये बनाएंगे 1000 तो ये 500 बनेगी, ये 800 तो ये 600, ये 500 तो ये 1100, ये 200 तो ये हमने बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना लिया। अब फिर इसको कॉम्बिनेशन बनाने के बाद इसको हमने समझ चार्ट पर ड्रॉ कर लिया। उसके बाद कंपेयर कर सकते हैं हमारा खर्चा और इस हर एक में कॉस्ट कितनी आएगी हमारी और हर एक में सेल कितनी होगी, कंपेयर करके जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा वो हम प्रोसीड करेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन किस किस जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं 2 गुड्स का, वो किस किस लेवल पर पॉसिबल है, कि सर इसकी इतनी ऐसा कम होता है बट ये भी पॉसिबिलिटी है। ये सर हम 1 यूनिट बनाते ही नहीं, अगर बहुत अच्छा मार्जिन मिल रहा है इसके अंदर 1 यूनिट बनाते ही नहीं, ऐसा भी पॉसिबल है। एक यूनिट हमने 0 कर दी, इधर जीन्स 0 कर दी, इधर शर्ट 0 कर दी। तो डिफरेंट जितना भी हमें लगता है कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, वो सारे ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम कैलकुलेट करेंगे, ड्रॉ करेंगे चार्ट पर, और फिर डिस्कशन होगा मैनेजमेंट का कि बताइए कौन सा हम चूज करें। मतलब हम पैसे के बेसिकली हम यहाँ पे सीख के आ रहे हैं इस टॉपिक के अंदर कि हम ये फैक्टर, ये चार्ट बनाने से पहले हम डिस्कस नहीं करने बैठ रहे क्या शर्ट बनाएं कि जींस बनाएं, ज़्यादा क्या बनाएं, क्या ज़्यादा सही रहेगा, ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हवा में बात नहीं कर रहे हैं। हमने पहले बोल दिया कि हमारे पास पॉसिबल क्या है। हमारे पास सपोज ये 6 पॉइंट पॉसिबल है, कोई 7वां ऑप्शन है नहीं हमारे पास। अब फिर इन 7 पॉइंट पर चर्चा, इन 6 पर चर्चा करेंगे। फिर इन 6 में से कौन सा चूज करें, प्रॉफिट इसमें ज़्यादा है या हमारी, देखो हर चीज़ में पता है प्रॉफिट से भी नहीं होती। कई बार क्या होता है कि हमारे कस्टमर बनेंगे, मान लो जींस के ठीक ठाक, हम जींस बिल्कुल 0 कर देंगे, वो कस्टमर टूट जाएंगे। उस टाइम नेक्स्ट ईयर हम वापस से हमारा शर्ट में इतना मार्जिन ना रहे, डिमांड ना रहे, इतनी कॉम्पिटिशन ज़्यादा बढ़ जाए, शर्ट में जींस में आना पड़ जाए, तो कस्टमर टूट जाएंगे हमारे, हम कस्टमर नहीं छोड़ना चाहते। ठीक, हमारा सारे फैक्टर्स कंसिडर करेंगे हम। छोटी बात स्टेशनरी शॉप पर लेता हूँ, जैसे स्टेशनरी शॉप पर एक चार्ट मिलता है, बड़ा सा चार्ट होता है जो ड्राइंग वगैरह में, स्केच वगैरह में काम आ जाता है, 3-4 रुपए के आसपास का आता है। उसमें दुकानदार का बहुत ना के बराबर मार्जिन होता है, अराउंड 50 पैसे के आसपास का मार्जिन होता है, और उसको लेकर के रखने में स्पेस काफ़ी ज़्यादा ले जाता है, और उसको रखने के बाद उसी कलर का निकाल करके लाने में हल्का फुल्का मुड़ जाता है, कॉर्नर पे से नोटिस कराओ किसी ने, कॉर्नर पे थोड़ा सा भी फट के थोड़ा सा मुड़ गया तो कस्टमर कहता है सर मैं नहीं लूँगा, तो फट रहा है, दूसरा दुकानदार के लिए वेस्ट हो गया वो, है ना। अब जिसमें 50 पैसे का मार्जिन है, 2-2.5 रुपए का चार्ट बेकार हो गया, तो उसने क्या कमाया, मतलब उसका मार्जिन नहीं है। अगर आप कॉस्ट प्रॉफिट को एनालाइज करोगे तो आप कहोगे यार सर चार्ट वार्ट तो बेचना बंद करो, क्यों बेच रहे हो, आप दुकानदार को एडवाइस दोगे तो, लेकिन वो कहेगा नहीं चार्ट मुझे बेचने पड़ेंगे। क्यों, कोई कस्टमर मेरे पास आ रहा है, वो कॉपी ले रहा है, वो रजिस्टर ले रहा है, वो चार्ट भी ले रहा है। अगर मैं कहूँगा चार्ट नहीं हमारी दुकान पर, तो कॉपी और बुक हमारी दुकान से ले लेगा आज, चार्ट के लिए दूसरी शॉप पर जाएगा, है ना। जब अगली बार उसको रिक्वायरमेंट होगी 3 आइटम की, तो सोचेगा इस शॉप पे चार्ट तो मिलते ही नहीं, मुझे उस शॉप पे जाना ही पड़ेगा, तो डायरेक्ट सामने वाली शॉप पर ही जाएगा 3 आइटम लेने के लिए। मतलब उस चार्ट को ना बेचने से हमारी बुक्स की, हमारे रजिस्टर की सेल भी डाउन हो जाएगी। समझ रहे बात को, चार्ट इसीलिए बेचने पड़ रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट यही पर है, सेम कॉन्सेप्ट कि हम ऐसा नहीं कि सर इसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो यही हमें जो है फॉलो करना है, इसी को हम फाइनल करेंगे, हमें अपने कस्टमर नहीं तोड़ने जींस के, हमें अपने कस्टमर नहीं तोड़ने शर्ट के। सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटी बनाने हैं हमको, उसके बाद चूज करना है सारे फैक्टर्स को देखते हुए, सिर्फ प्रॉफिट नहीं, सारे फैक्टर्स को देखते हुए। दूसरा पॉइंट ये भी है, जैसे मान लीजिए अगर चूज कर लिया हमने 1800 जीन्स बनाएंगे और शर्ट 0, तो हमारा प्रॉफिट सबसे बेस्ट बैठ रहा है, लेकिन शर्ट जीन्स की डिमांड ही नहीं है इतनी, 1800 बिक ही नहीं पाएंगे, बेकार हो गया फिर। तो डिमांड भी चेक, डिमांड से भी हमें कंपेयर करना है अपनी प्रोडक्शन को, डिमांड भी कर सकते। बढ़ते हैं इसको आंसर एक बार।
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जितने भी पॉसिबल बन सकते हैं ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स के, दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है हमारे पास, मैं कहता फॉर एग्जांपल मैं मान लो 10 मशीन है मेरे पास, रिसोर्सेज गिवन है, लिमिटेड है उतने जितने हमारे पास पैसे अवेलेबल है लगाने के लिए। एज्यूमिंग दैट ऑल द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। क्या मतलब हुआ ये सोच के देखो सर, 0 शर्ट 1800 जींस, तो सर ये भी पॉसिबल है, 0 शर्ट 1700 जींस, अगर हम 1800 बना 1700 बना सकते हैं फिर तो 0 शर्ट 1600 जींस, तो बहुत सारे बन जाएंगे सर। अब साथ ही क्यों बोल रहे हो, 6 क्यों बोल रहे हो? हमारा पॉइंट ये है कि मैंने सारे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज कर लिए। मेरी लेबर 8 घंटे काम करती है तो मैं 8 घंटे काम करवा रहा हूँ, ऐसा मानता हूँ। मेरे पास 10 मशीन 10 की 10 लगी पड़ी है, ऐसा नहीं कि 8 पे काम हो रहा, 9 पे काम हो रहा, उसके 10 पे काम हो रहा। वीक में 6 दिन अगर फैक्ट्री खुल रही है तो 6 के 6 दिन फैक्ट्री खुल रही है, ऐसा मान रहा हूँ। मतलब हर रिसोर्स को फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं हम, ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, उस हिसाब से मैं कितनी प्रोडक्शन कर सकता हूँ। ये पॉसिबिलिटी हम अपने पास से लेते हैं, वर्कर से पूछ के लेते हैं कि तुम कितना बना पाओगे। नहीं, वर्कर देखो, वर्कर 99% केस में जो होती है वो इलिटरेट होती है, ठीक। अगर उससे हम एडवाइस लेने लगेंगे, डेटा लेने लगेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, हमें उससे पूछने की जरूरत क्या है भाई, अगर हम मैनेजमेंट है तो हम हर महीने का हमारे पास डेटा अवेलेबल है कि वर्कर ए ने पूरे महीने में 600 यूनिट बनाई है, वर्कर बी ने पूरे महीने में 300 यूनिट बनाई, हमारे पास डेटा अवेलेबल है ना पहले से, उन्हें पूछने की जरूरत क्या है? मतलब कोई नया वर्कर आया तो नया वर्कर, उसको भी तो नया वर्कर खुद भी आइडिया नहीं देता बना पाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ काम देता हूँ, फॉर एग्जांपल बुक्स पे लैमिनेशन करने आपको काम देता हूँ, तो आप महीने में कितने बना लोगे? आपको भी नहीं पता है कि नहीं, आप भी फर्स्ट टाइम कर रहे हो। ये भी पता है, मैनेजमेंट बता सकती है क्योंकि उसने नए वर्कर भी रखे हैं बहुत सारे पहले, उसे पता है नया वर्कर इन जनरल इतने बना लेता है, और थोड़ा बहुत तो फर्क आता है, कोई ज़्यादा स्पीड में काम कर थोड़ा ज़्यादा बना लेगा, थोड़ा स्लो है थोड़ा कम बनाएगा, लगभग आइडिया तो होता है, रफ आइडिया का उनको ये भी पता होता है, तो वर्कर से पूछने की जरूरत नहीं। क्लियर हो गई ये बात? नेक्स्ट लिखा हुआ है इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज मींस यूज ऑफ रिसोर्सेज इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज मींस यूज ऑफ रिसोर्सेज इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। सबसे बेस्ट बैठेगा हमें वाला कॉम्बिनेशन ढूंढना कि बेस्ट पॉसिबल मैनर में हम अपना काम कर पाए। इकोनोमाइजिंग का मीनिंग ये बताया, मुझे कहता है इकोनॉमिक पड़े मतलब सस्ता पड़े, प्रॉफिटेबल पड़े, उसे इकोनोमाइजिंग करते हैं। ठीक है जी, चलिए इतना करते हैं।